नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देशव्यापी पूर्णबंदी की अवधि 17 मई तक बढ़ाई गई। सभी यात्री रेलगाड़ियां और विमान सेवाएं स्थगित रहेंगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, व्यावहारिक तौर पर करीब आधे देश में 4 मई से पूरी तरह कामकाज शुरू हो जाएगा। प्रवासी मजदूरों और छात्रों का विभिन्न राज्यों से अपने गृह नगर पहुंचना शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय पर उठाए गए प्रभावी कदमों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से जुड़े मुद्दों पर थाईलैंड की प्रधानमंत्री प्रत्युत चान-ओ-चा के साथ विचार विमर्श किया और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों के खाते में 500 रुपए की दूसरी किश्त आज भेजी जा रही है। दोपहर समाचार में मेरी सहयोगी चारू सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। सरकार ने 4 मई से लॉकडाउन की अवधि देशभर में 2 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी है, परंतु ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी में आने वाले कम जोखिम वाले जिलों में पर्याप्त रियायतें दी जाएंगी। गृह मंत्रालय ने कल नए दिशा निर्देश जारी किए जो रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में विभाजित जिलों के जोखिम के अनुसार लागू होंगे। कल तक जिन जिलों में कोविड-19 का कोई मरीज नहीं था या जिन जिलों में संक्रमण के किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई थी, वे ग्रीन जोन समझे जाएंगे। कोविड-19 के सक्रिय मामलों की कुल संख्या, संक्रमित व्यक्तियों के दोगुना होने की दर, परीक्षण की स्थिति और निगरानी से प्राप्त जानकारी के आधार पर रेड क्षेत्र अथवा हॉटस्पॉट की पहचान की जाएगी। ऐसे जिले जो रेड अथवा ग्रीन जोन क्षेत्र में नहीं आएंगे, उन्हें ऑरेंज क्षेत्र समझा जाएगा। रेड क्षेत्र, ऑरेंज क्षेत्र और ग्रीन क्षेत्र में आने वाले जिलों की सूची स्वास्थ्य मंत्रालय साप्ताहिक आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी करेगा। राज्यों को इस बात की छूट होगी कि वे कोविड-19 संक्रमण के फैलाव के अनुसार अतिरिक्त जिलों को रेड और ऑरेंज क्षेत्र में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं, परंतु उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित रेड और ऑरेंज क्षेत्रों की सूची के वर्गीकरण में स्वयं कोई कमी नहीं कर पाएंगे। रेड और ऑरेंज क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन या हॉटस्पॉट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और ऐसा करते समय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि कंटेनमेंट क्षेत्र में सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। ब्यौरा संवाददाता से। सरकार द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों का समाज के सभी वर्ग ने खुलकर स्वागत किया है। नए दिशा निर्देशों में कुछ गतिविधियों को समान रूप से प्रतिबंधित रखा गया है। हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय आवाजाही पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। वहीं ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को बरकरार रखा गया है। रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम पहले की तरह ही बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोरंजन और अकादमिक समारोहों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। धार्मिक स्थल और किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजनों पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध बरकरार रखा गया है। रेड जोन में व्यक्तियों और वाहनों के परिचालन की अनुमति मात्र कुछ ही अनिवार्य गतिविधियों के लिए दी गई है। रेड जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स, साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा, नाई की दुकानें, स्पा और सैलून पर प्रतिबंध अब भी जारी रहेगा। हालांकि बाजारों और बाजार परिसरों में आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को अनुमति प्रदान की गई है। आस पड़ोस और बाजार परिसरों के अलावा और आवासीय परिसरों की सभी दुकानों को खोलने के भी आदेश दिए जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। ऑरेंज जोन में रेड जोन की गतिविधियों के अलावा टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक चालक और 2 यात्री के साथ परिचालन की अनुमति है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी। सरकार ने कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए उड़ानों का परिचालन बंद रहेगा। इस फैसले में होने वाली किसी भी परिवर्तन की जानकारी लोगों को समय रहते दे दी जाएगी ताकि वे सेवाएं बहाल होने पर अपने टिकट बुक करा सकें।
देश में कोविड-19 के रोगियों की संख्या बढ़कर 37,336 हो गई है। इस बीमारी से अब तक 1,218 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय कोरोना के 26,167 मरीजों का उपचार चल रहा है। 9,950 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 संबंधी कार्यों की योजना तैयार करने और उन पर अमल के लिए अधिकार प्राप्त समूहों का पुनर्गठन किया है। गृह मंत्रालय से जारी आदेश में कहा गया है कि इन समूहों के कुछ सदस्यों की अन्यत्र नियुक्ति, स्थानांतरण अथवा सेवानिवृत्ति के कारण पुनर्गठन आवश्यक हो गया था। 29 मार्च को ऐसे 11 समूहों का गठन किया गया था ताकि कोरोना संकट से व्यापक तौर पर निपटा जा सके। ये समूह आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित किए गए थे। गृह मंत्रालय की प्रतिनिधि ने बताया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामान लाने ले जाने वाले ट्रकों के लिए अलग से पास की जरूरत नहीं है। आर्थिक गतिविधियों को और आवश्यक वस्तुओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए ये जरूरी है कि गुड्स ट्रैफिक को इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर रोका नहीं जाए। दिशा निर्देशों के बावजूद देश के कुछ हिस्सों में ट्रक्स और गुड कैरियर्स की मूवमेंट में समस्या आ रही है। गृह मंत्रालय ने फिर से स्पष्ट किया है कि ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स की मूवमेंट के लिए चाहे वे भरे हुए ट्रक्स हों या खाली हों, अलग से पास की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में 4 मई से व्यावहारिक तौर पर लगभग आधे देश में कामकाज शुरू हो जाएगा। श्री जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन से हमें सफलता मिली है और कोरोना महामारी को रोकने में अन्य देशों की तुलना में भारत का निष्पादन बेहतर रहा है। भारत ने इस क्राइसिस को ठीक मैनेज किया है, यह हमें समझना पड़ेगा। और ये इसलिए हुआ कि समय पे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हुआ और अब ईजिंग आउट कर रहे हैं, फेजिंग आउट कर रहे हैं। और फेजिंग आउट में ग्रीन जोन में लगभग सारी दैनंदिन एक्टिविटीज जो है, रोजमर्रा की सारी एक्टिविटीज खुल गई है। सभी उद्योग और खासकर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ही होते हैं, एकदम शहरों के बीचे बीच फैक्ट्रीज नहीं होती है, तो वो आसपास होती है। वो सारी फैक्ट्रीज भी डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट से चालू रहेगी। तो वो दूसरा मुद्दा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं, जहां वहां मजदूर वैसे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर मजदूर वही रहते हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष केवल दोषारोपण में लगा हुआ है और उसके पास विचार विमर्श का कोई एजेंडा या मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ऐसे मुद्दों पर सरकार की आलोचना करता है जिन पर वह पहले सहमति व्यक्त कर चुका होता है। प्रवासी मजदूरों और छात्रों का देश के विभिन्न राज्यों से उनके गृहनगर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। रेल मंत्रालय ने पूर्णबंदी के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे कामगारों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय किया है। पहली विशेष श्रमिक रेलगाड़ी तेलंगाना से प्रवासी मजदूरों को लेकर कल देर रात रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पहुंची। तेलंगाना के करीब 1,200 प्रवासी मजदूरों को वहां मास्क, भोजन और पानी दिया गया। इस बीच थिरुवनंतपुरम से आज रात एक और विशेष श्रमिक रेलगाड़ी रांची के हटिया रेलवे स्टेशन के लिए 1,200 प्रवासी मजदूरों को लेकर निकलेगी। रांची जिला प्रशासन कल शाम राजस्थान के कोटा से विशेष रेलगाड़ी से भेजे गए विद्यार्थियों के लिए भी तैयारियों का लगातार जायजा ले रहा है। इन विद्यार्थियों के अभिभावकों को जानकारी दे दी गई है ताकि वे अपने बच्चों को ले जाने के लिए जरूरी पास बनवा सकें। आज कोटा से 942 बच्चों को लेकर एक रेलगाड़ी रांची पहुंच रही है। एक अन्य रेलगाड़ी कल धनबाद पहुंचेगी। राजस्थान की राजधानी में जयपुर से बिहार के लगभग 1200 श्रमिकों को लेकर एक विशेष रेलगाड़ी आज दोपहर बाद पटना के पास दानापुर स्टेशन पहुंच रही है। इस रेलगाड़ी से राजस्थान के नागौर जिले में फंसे मजदूरों को लाया जा रहा है। ट्रेन के पहुंचने से पहले दानापुर रेलवे स्टेशन को संक्रमण मुक्त किया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने इन कामगारों को बसों से उनके पैतृक स्थान तक पहुंचाने के प्रबंध किए हैं। सभी जिलों के लिए अलग अलग बसों की व्यवस्था की गई है। बस में यात्रियों के बैठने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
कामगारों को पहले जिला मुख्यालय भेजा जाएगा। इसके बाद उन्हें संबंधित प्रखंड मुख्यालयों में भेजने की व्यवस्था की जाएगी। प्रवासी कामगारों को प्रखंड मुख्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में 14 दिनों के लिए रखा जाएगा। राज्य सरकार ने सभी मजदूरों का स्किल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है ताकि उन्हें आवश्यकता अनुसार रोजगार मुहैया कराया जा सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। दक्षिण रेलवे चेन्नई एग्मोर और नागरकोइल के बीच रोजाना मालगाड़ियां चला रहा है। लोगों ने इसे सकारात्मक तरीके से लिया है। एग्मोर और त्रिची के बीच मेन लाइन से होकर चलने वाली इस विशेष सेवा का उपयोग कावेरी डेल्टा के लोग कर रहे हैं। केरल से कई राज्यों के प्रवासी मजदूरों को लेकर 5 विशेष रेलगाड़ियां आज रवाना हो रही हैं। तिरुवनंतपुरम से एक विशेष रेलगाड़ी आज दोपहर बाद झारखंड के हटिया के लिए रवाना हो रही है। इसमें निर्धारित मानदंड के अनुसार लगभग 1200 प्रवासी मजदूर होंगे। सभी यात्रियों की जांच और ऑनलाइन पंजीकरण का काम चल रहा है। प्रवासी मजदूरों को लेकर अन्य विशेष रेलगाड़ियां एर्नाकुलम से ओडिशा में भुवनेश्वर, अलुवा से बिहार में पटना, कोझिकोड से झारखंड में रांची और तिरूर से बिहार के लिए आज शाम रवाना होंगी। इस बीच लॉकडाउन के कारण राज्य में आज बेहद सादगी से त्रिशूर पूरम का आयोजन हुआ। ये पहला मौका है जब राज्य का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जा सका। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नईम अख्तर। कर्नाटक में आज छूट की घोषणा के बाद भारी संख्या में लोग बस अड्डों पर एकत्र हो गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य परिवहन निगम को निर्देश दिया है कि वो कामगारों से केवल एक तरफ का किराया लें। निगम सुबह से दोनों तरफ का किराया ले रहा था। सरकार ने बसों के संचालन के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है। इस बीच आज कोविड-19 के 9 मामलों और 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पूर्णबंदी के कारण गुवाहाटी में फंसे मणिपुर के 88 लोग आज सुबह मणिपुर माओ प्रवेश द्वार से होकर मणिपुर पहुंचे। राज्य सरकार ने इस प्रयोजन से 29 अप्रैल को इम्फाल से गुवाहाटी के लिए 4 बसों की पहली खेप भेजी थी। सभी यात्रियों को इम्फाल भेजे जाने से पहले उनकी स्वास्थ्य जांच की गई। इम्फाल पहुंचने पर इन यात्रियों को संगरोध में रखा जाएगा। लौटे यात्रियों में 2 मरीज हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देशव्यापी पूर्णबंदी की अवधि 17 मई तक बढ़ाई गई। सभी यात्री रेलगाड़ियां और विमान सेवाएं स्थगित रहेंगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, व्यावहारिक तौर पर करीब आधे देश में 4 मई से पूरी तरह कामकाज शुरू हो जाएगा। प्रवासी मजदूरों और छात्रों का विभिन्न राज्यों से अपने गृह नगर पहुंचना शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय पर उठाए गए प्रभावी कदमों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से जुड़े मुद्दों पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रत्युत चान-ओ-चा के साथ विचार विमर्श किया और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों के खाते में 500 रुपए की दूसरी किस्त आज भेजी जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने समय पर कारगर कदम उठाए और भारत ने महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में प्रमुख भूमिका अदा की। एक समाचार पत्र को साक्षात्कार में श्री कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में देश ने जिस तरह से इस महामारी का सामना किया है उसे भारतीय आदर्श के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीय मॉडल सफल रहा। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने वसुधैव कुटुंबकम और जियो और जीने दो की भावना प्रदर्शित करते हुए 100 से अधिक देशों को दवाओं की आपूर्ति की। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद दुनिया आर्थिक वैश्वीकरण से स्वास्थ्य वैश्वीकरण की दिशा में आगे बढ़ेगी।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस चुनौती से निपटने के बाद भारत अधिक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभरेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय नेतृत्व, प्रशासन और नागरिकों ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया, उसकी विश्व भर में सराहना हो रही है। राष्ट्रपति कोविंद ने भारत जैसे बड़े और घनी आबादी वाले देशों से आग्रह किया कि वे जनसंख्या नियंत्रण के उपाय करें। उन्होंने कहा कि अधिक जनसंख्या को देखते हुए भारत में कोरोना संकट अधिक गहरा हो सकता था। उन्होंने कहा कि इस दौर ने देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत बनाने का महत्व उजागर किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्वास व्यक्त किया कि किसानों की समस्या के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी और विभिन्न उपायों को लागू करेंगी। मालगाड़ी और पार्सल सेवाएं शुरू करने के लिए रेलवे की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुओं की आवाजाही से किसानों को राहत मिलेगी, क्योंकि किसानों के तनाव में होने और खासकर बागवानी करने वालों को पर्याप्त पारिश्रमिक न मिलने की खबरें आ रही थी। श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि राज्य सरकारों और जिला प्रशासन को रेल सेवा का अधिकतम उपयोग करना चाहिए ताकि किसानों को कोई घाटा न हो। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बाजार में कृषि उत्पादों को समय पर उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर आज थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रत्युत चान-ओ-चेक के साथ विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत और थाईलैंड पड़ोसी देश हैं और दोनों देश के बीच ऐतिहासिक तथा गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश मौजूदा संकट की बहुपक्षीय चुनौतियों से मिलकर मुकाबला करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा क्षेत्र में आवश्यक सुधारों पर विस्तृत विचार विमर्श किया है। इसमें शिक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा ऑनलाइन कक्षा, शिक्षा पोर्टल और विशेष शिक्षा चैनलों पर कक्षावार प्रसारण पर विशेष जोर दिया गया। 21वीं सदी के कौशल, खेलकूद और कला के एकीकरण तथा पर्यावरणीय मुद्दों पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के जरिए प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर भी विचार हुआ। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने और कुशल शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिजली क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना संक्रमण के असर का जायजा लिया। उन्होंने बिजली क्षेत्र की मजबूती और कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए दीर्घकालिक उपायों पर भी चर्चा की। कारोबारी सुगमता, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, कोयला आपूर्ति में लचीलापन, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी तथा बिजली क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उपायों पर भी बैठक में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को 24 घंटे गुणवत्ता बिजली उपलब्ध कराना जरूरी है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त करने के निर्णय के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सशस्त्र सेनाओं को बधाई दी है। अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा कि कोरोना योद्धा कोविड-19 के कहर से राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि सशस्त्र सेनाओं के निर्णय से हमारे चिकित्सकों, स्वास्थ्य और सफाई कर्मचारियों, सुरक्षा और मीडिया कर्मियों का विश्वास बढ़ेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कल कहा था कि कोरोना योद्धाओं के साथ सेना की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए रविवार को सशस्त्र सेनाएं कई गतिविधियां शुरू करेंगी। प्रधानमंत्री ने भी एक ट्वीट में सेना के इन प्रयासों की सराहना की है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें निर्माण कार्य में लगे पंजीकृत मजदूरों और कामगारों को लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामग्री खरीदने के लिए एक ही समय राहत देने के उपाय शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मजदूरों और निर्माण श्रमिकों की सहायता करने के लिए जम्मू कश्मीर में श्रम विभाग ने अप्रैल महीने के दौरान प्रति श्रमिक को 1000 रुपए की दर से 1.52 लाख से अधिक मजदूरों के बीच 15.24 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया है। श्रम विभाग अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर स्थानों पर पहुंच के ये सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी मजदूर राशन, सुरक्षित पेयजल और बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल।
हरियाणा में आज दोपहर तक जांच के बाद कोविड-19 के 12 और मामले आए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 367 हो गई है, जिसमें 24 विदेशी और 64 अन्य राज्यों से लोग शामिल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने आज मंत्रिमंडल के साथ बैठक की। समझा जाता है कि इस बैठक में मुख्य रूप से लॉकडाउन से धीरे धीरे बाहर आने के तरीकों पर चर्चा की गई। इस बीच राजधानी चेन्नई कोरोना संक्रमण के मुख्य केंद्र के रूप में उभरा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने जांच बढ़ा दी है और संक्रमण मुक्ति के काम में भी तेजी लाई जा रही है। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के 62 नए मामले आए हैं। जांच के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1525 हो गई है। इनमें से 441 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। महाराष्ट्र में आज जांच के बाद कोविड-19 के 1008 व्यक्तियों के संक्रमित पाए जाने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,506 हो गई है। ये एक दिन में सबसे बड़ी संख्या है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि कल तक 26 लोगों की मौत हो गई। राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 485 हो गई है। गुजरात में कोविड-19 के सर्वाधिक मामले अहमदाबाद में हैं। स्थानीय नगर निगम ने पिछले 24 घंटे के दौरान 267 नए मामलों की जांच की है। सरकारी सूत्रों के हवाले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 4,721 हो गई है। अब तक 236 लोगों की मौत हुई है और 736 रोगी उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में लॉकडाउन की शर्तों में ढील दी गई है, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा को ऐसी कोई भी छूट मिलने की संभावना नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार गुजरात के 9 जिले अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, आणंद, बनासकांठा, पंचमहाल, भावनगर, गांधीनगर और अरवली जिले रेड जोन में है, जबकि 19 जिले ऑरेंज और 5 जिले ग्रीन जोन में है। इस बीच आईसीएमआर के अनुमोदन के बाद भावनगर मेडिकल कॉलेज राज्य का तीसरा प्लाज्मा थेरेपी अनुसंधान केंद्र बन गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राजस्थान में कोविड-19 के 12 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,678 हो गई है। जयपुर में 5 नए मामले आने से ये संख्या बढ़कर 933 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जो लोग लॉकडाउन के कारण अस्थायी आश्रय गृहों और अन्य स्थानों पर फंसे हुए हैं, वे अब अपने घरों को जा रहे हैं। एक विशेष ट्रेन कोटा से विद्यार्थियों को लेकर आज शाम धनबाद के लिए रवाना होगी। उधर बसों द्वारा पड़ोसी राज्यों से प्रवासियों और श्रमिकों को लाने ले जाने का काम जारी है। आज उत्तर प्रदेश से 700 श्रमिकों को भरतपुर लाया गया है। ऐसे प्रवासी जो अपने स्वयं के वाहनों से आना चाहते हैं, उनके लिए संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क कर पास जारी करने की व्यवस्था की जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का पालन करने के विशेष निर्देश दिए गए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले 6 दिन से कोविड-19 का कोई नया रोगी सामने नहीं आया है। केंद्र शासित प्रदेश में कुल 33 संक्रमित व्यक्तियों में से 17 उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। समूचे द्वीप समूह को अधिक संक्रमित और संक्रमण मुक्त क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 7 व्यक्तियों को बीटापुर के गेस्ट हाउस में और 20 लोगों को उनके घर पर क्वारंटीन किया गया है। स्थानीय लोगों को विभिन्न स्तरों पर राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन एक के बाद एक फैसले ले रहा है। लॉकडाउन में कमर्शियल फिशिंग के लिए मछुआरों को विशेष परमिट जारी किए गए और अब इन मछुआरों के 31 मार्च तक समाप्त हो चुके लाइसेंसों की वैधता को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही विनिर्माण क्षेत्र के ठेकेदारों के लाइसेंसों की वैधता को भी 30 जून तक बढ़ाया गया है। मध्योत्तर अंडमान और निकोबार सहित दक्षिण अंडमान जिले के स्वराज, शहीद, रटलैंड और लिटिल अंडमान में कृषि व मत्स्य गतिविधियों के अलावा मनरेगा के कार्य शुरू हो चुके हैं। द्वीपों और मुख्य भूमि में फंसे लोगों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए भी पहल की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/हिंदी पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला लाभार्थियों के खाते में 500 रुपए की दूसरी किस्त जमा करवाने के लिए बैंकों को राशि जारी कर रही है। इस योजना के तहत हर महिला लाभार्थी को पिछले महीने से
500 रुपए की 3 किस्तें दी जानी हैं। पिछले महीने के पहले सप्ताह में पहली किस्त के तौर पर लगभग 20 करोड़ महिला लाभार्थियों के खाते में राशि जमा कराई गई थी। मध्य प्रदेश दोपहर भोजन के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन में सफल प्रयासों और नवाचार की केंद्र सरकार ने भी सराहना की है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण में मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के कुल 66,27,000 विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में 117 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। साथ ही 56,87,000 बच्चों को घर घर मध्याह्न भोजन का राशन भी पहुंचाया गया। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। सरकार ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए 49 वन्य उत्पादों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में 16% से 66% तक की बढ़ोतरी की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बताया कि इससे कम से कम 20 राज्यों में वन उत्पादों की खरीद बढ़ेगी। पौराणिक धारावाहिक श्री कृष्णा कल सुबह 9 बजे से राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट में लोगों से भगवान कृष्ण की महिमा की कथा देखने की अपील की है। दर्शकों का पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण जल्द आ रहा है डीडी नेशनल, फ्री डिश और अन्य डीटीएच चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें। फ्री डिश 001, टाटा स्काई 114, एयरटेल 148, सन डायरेक्ट 302, वीडियोकॉन D2H 149, डिश टीवी 193 और डेन 138। आगामी आकर्षण धारावाहिक श्री कृष्ण। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नीति आयोग के सदस्य और आपात चिकित्सा प्रबंधन योजना के अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर वी के पाल परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115-767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। कर्नाटक यातायात पुलिस विभाग ने कोविड रोगियों का उपचार कर रहे डॉक्टरों और नर्सों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया है। कोविड-19 महामारी की रोकथाम में भारत एक सफल राष्ट्र के रूप में उभरा है। ये सफलता स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवसायियों, सुरक्षा कर्मियों, सफाई कर्मचारियों, आम नागरिकों, स्वयंसेवी संगठनों, केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों के साझा प्रयासों से मिली है। सरकार ने कोविड योद्धाओं के प्रति एक बार फिर से आभार व्यक्त किया है। सीमाएं नहीं हैं, पर युद्ध तो है। शत्रु नहीं समक्ष, पर प्रहरी तो है। दुश्मन है कि जो दिखता नहीं, पर इन आंखों से छिपता नहीं। एक अलग जज्बा है इनका। समय को रोक रखा है, काल को मोड़ रखा है। भूखे प्यासे कब से जागे, अपनों से दूर मन को बांधे। न धर्म की दीवारें हैं, न समाज के ताने हैं। लक्ष्य है, बस लक्ष्य है सेवा का, और ये रिश्ते अनजाने हैं।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशव्यापी पूर्णबंदी की अवधि 17 मई तक बढ़ाई गई। सभी यात्री रेलगाड़ियां और विमान सेवाएं स्थगित रहेंगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, व्यावहारिक तौर पर करीब आधे देश में 4 मई से पूरी तरह कामकाज शुरू हो जाएगा। प्रवासी मजदूरों और छात्रों का विभिन्न राज्यों से अपने गृह नगर पहुंचना शुरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के समय पर उठाए गए प्रभावी कदमों की सराहना की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।